जी असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन ने मुल्क भर के और मुल्क से बाहर बसने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन तमाम अफराद ने और दुनिया भर के मुसलमानों ने बड़े मज़े की ईद गुजारी होगी और खुशियाँ बांटी होंगी, अपनों से मिले होंगे। और मुल्की हालात तो आपको पता ही हैं इन छुट्टियों में। जिन दिन हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाया करंट अफेयर्स पे, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं लेकिन कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं अपेरेंटली। उन पे बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान, और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा कि भुट्टो कब्र से भी हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। इसके अलावा ज़रदारी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। सवाल ही पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद में बैठे बाबू हैं, एक तो 18वीं तरमीम के बाद से उनका क्या रोल है इस मुल्क को गरीब करने में। दूसरा, सिंध में आप इतने अरसे से हैं, आपके चौथे पाँचवें वज़ीर आला हैं इस वक्त, तो क्या सिंध में जो सिंध के बाबू हैं क्या वो आपके कंट्रोल में हैं? और आपके जो सिंध के बाबू हैं क्या उन्होंने सिंध को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी एक्टिव हैं पंजाब में और उन्होंने ऐलान कर दिया, आम ऐलान है, उन्होंने कहा जी रोटी 16 रुपये की हिदायत कर दी है। लेकिन जो नान भाई हैं, जो जो तंदूर पे नान लगाते हैं, रोटियां बेचते हैं, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब देखना ही है कि हुकूमत कैसे मेक श्योर करेगी कि जो रोटी है वो गरीब तक कम से कम कैसे पहुँचे। और एक और चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था, ये हम आपको उस पर स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, लेकिन ये तकरीबन तमाम ही अखबारों पे, बड़े अखबारों पे ये इश्तिहार पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे आया है। और ये जो इश्तिहार है ये जी नवाज़ शरीफ IT सिटी का। अगर आप IT सिटी बना रहे हैं और आवाम के टैक्स के पैसे से बना रहे हैं, तो इतने बड़े इश्तिहार करोड़ों रुपए के आप अखबारों पे क्यों दे रहे हैं? वही करोड़ों रुपए आप इस पर इन्वेस्ट कर लेना जो आपका प्रोजेक्ट है। इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जावेद सिद्दीक़ साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, और उज़मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून से। शायद वो हमें ज्वाइन कर लें क्योंकि कमिटमेंट उन्होंने की थी, बट वो फ़िलहाल कहीं पर बिज़ी हैं। जुल्फ़िकार साहब, जावेद साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। और आप दोनों मेहमानों को भी गुज़िश्ता ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी ईद आपकी। जी बस क्लास इंशाल्लाह। जी ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, ये इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं कि भुट्टो कब्र से भी हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। ये क्या, ये फिलॉसफी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल साहब ने जब कहा कि भुट्टो साहब कब्र से हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, ये बेसिकली एक लेगेसी की बात कर रहे हैं, जो आज तक भुट्टो साहब की लेगेसी चल रही है और हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं। पीपल्स पार्टी की जो भी उनकी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर, उसी की वजह से हुकूमतें बनती हैं। और पीपल्स पार्टी ने अभी माजी करीब में आपने देखा कि एक आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक हुकूमत को गिराया और उसको घर भेजा वजीर आजम को, और एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई। तो ये भुट्टो साहब की लेगेसी है। कॉज इस चीज़ को आप देखें कि कोई भी शख्स उस टाइम पे ये मानने को तैयार नहीं था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उन्होंने अपने नंबर पूरे करके हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत घर भेजा। अब ये जो लेगेसी है, ये लेगेसी आज तक चल रही है। देखिए, पहले सिर्फ लेकिन यहाँ सिंध पे में मैं, थी, अगर आज आप, आज मैं इंटरप्ट करना आज चाहूँगा अगर आप बुरा ना मनाएं बलूचिस्तान तो। में भी मौजूद है। ये जो आप लेगेसी का जिक्र कर रहे हैं, मैं कहना है एड ऑन कुछ जी इसमें। जी। तो भुट्टो साहब की लेगेसी तो ये नहीं थी कि उन्होंने तो अपनी हुकूमत को खुद से खैर बात कह के अर्ली इलेक्शंस कराया और फिर मेजॉरिटी ली। उन्होंने तो किसी हुकूमत के खिलाफ मोशन नहीं पेश किया आज तक। अगर है तो मेरे नॉलेज में इजाफा कर दीजिए। देखिए, लेगेसी ये नहीं होती कि जो भुट्टो साहब ने किया उसी को आपने रिपीट करना है। आपने उनकी चीजों को भी उनकी फॉलो सोच करना और है। अप्रोच का जिक्र कर रहा आप हूँ। देखिए, उनकी सोच उस टाइम पे बिल्कुल सोच ठीक थी, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मौजूदा हालात में ये समझती है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक आईनी और कानूनी तरीके से किसी हुकूमत को गिरा सकते हैं, घर भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल इकदाम करना चाहिए। हाँ, कोई गैर आईनी इकदाम होता तो हम कहते हैं ये भुट्टो साहब की लेगेसी नहीं है, ये भुट्टो साहब की फिलॉसफी नहीं है। तो भुट्टो साहब की फिलॉसफी तो बड़ी क्लियर है। जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे डे टू डे अफेयर्स के अंदर काम होते भी हैं, रुकते भी हैं, डिलेज भी आते हैं,
ये एक डे टू डे मामलात हैं, चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि हुकूमतों का बनाना, हुकूमतों इलेक्शन में जाना, इलेक्शन की वोटिंग के प्रोसेस को फॉलो करना, तो पार्लियामान जुल्फिकार को साहब, आप नहीं मजबूत समझते करना, कि जमहूरियत को भुट्टो साहब की मजबूत लेगेसी या करना। सोच वाज फार बियॉन्ड देन हुकूमतें बनाना या हुकूमतें गिराना? वो तो एक इस मुल्क को वो इंटरनेशनल कुव्वत बनाना चाह रहे थे, वो इसी में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली हालिया इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उस नारे से भी दूर हो गई। ये नारा सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का, ये बीबी शहीद ने इस नारे में एडिशन की थी, इल्म, रोशनी, सेहत, सबके लिए काम। आज आप देखें कि सिंध में जब 2 साल पहले सैलाब आया तो 1/3 ऑफ द पाकिस्तान की जो आबादी है वो सैलाब में डूब गई थी, और सिंध में उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, डेवेस्टेटिंग इफेक्ट था। और उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान की जहाँ पे आपने बात की, तो वहां पे बिलावल साहब ने, जो कि उस टाइम वजीर खारजा भी थे, उन्होंने खुद जो है मेहनत करके, लोगों के साथ राब्ता करके, और लोगों के घर बनाए। आज 2.1 मिलियन लोगों के घर तामीर हो रहे हैं, और बहुत सारे हो चुके हैं। और फिर लोगों को डे टू डे, बहुत सारे ऐसे लोग थे सफेद पोश जो कि कहीं से खाना लेते हुए उनको शर्म आती थी, उनको भी जो है पर्दा पोशी के तहत उनको भी खाना दिया गया, और उनको भी उनका भी जो है ठीक ख्याल है। रखा गया, और लोगों को अनाज दिया गया, लोगों को मकान दिया गया, लोगों को कपड़े प्रोवाइड किए गए, लोगों को और जो बेसिक सहूलियात थी वो प्रोवाइड की गई। तो ये अगर पीपल्स पार्टी का ये नारा भुट्टो साहब ने लगाया था, तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उसी नारे को पूरा करने में लगी हुई है। आज देखें कि सिंध के अंदर जितने घर बने हैं, अब तमाम घरों के अंदर सोलर सिस्टम लगना जा रहा है, मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं, पानी की सहूलियात देने जा रहे हैं, और जो जो मैक्सिमम वहाँ पे सेहत, सबके लिए सेहत का ठीक जो है, निज़ाम है, पॉइंट टेकन। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट देखें, NICVD देखें, SIUT देखें, कैंसर का साइबर नाइफ देखें, रोबोटिक्स देखें, तमाम लोग जो उधर जाके मैं इलाज जुल्फिकार करवाते हैं, साहब उन वापस आपकी सबसे जानिब आता हूँ। 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, और मुफ्त इलाज करवाया जी जाता ठीक है है, मैं उनका। वापस आपकी तो ये जानिब आऊँगा। पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब की सोच है जिसको आगे लेके चल। पॉइंट टेकन। जावेद साहब, आपने सहाफ़त उस ज़माने में कवर की है, उस दौर की जो कि हम किताबों में आज पढ़ रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने देखा है। क्या ये आप एग्री करते हैं जुल्फ़िकार साहब की इस बात से कि ये वो लेगेसी है भुट्टो साहब की जो लेके चल रही है आज की पीपल्स पार्टी, या बिलावल साहब या ज़रदारी साहब? और आप इस फ़िलासफ़ी से कैसे एग्री करते हैं कि भुट्टो कब्र से भी हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं? भुट्टो साहब की फ़िलासफ़ी यही थी क्या? देखिए, भुट्टो साहब का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, वो बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट है। और अभी रिसेंटली मैंने उनके 4 अप्रैल की जो उनकी जिस वक्त उनको एग्जीक्यूट किया गया, उस पर मैंने कॉलम लिखा एक अखबार के अंदर। मैंने उसमें कोट किया कि भुट्टो साहब ने जो बयान दिया था हाई कोर्ट में जब उनका ट्रायल हो रहा था, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि जब मैं लाड़काना से कराची आया, जब मुझे फौज ने प्रोटेक्टिव कस्टडी से मरी के गवर्नर हाउस से रहा किया, तो वो लाड़काना चले गए। तो वापसी पे लाड़काना से कराची आए तो हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और उनकी उस ट्रेन के साथ लोग भागते रहे जो कि उनको लाड़काना से कराची ला रही थी। तो भुट्टो साहब को उस वक्त के कोर कमांडर कराची के लेफ्टिनेंट जनरल अरबाब जहांजेब जो थे वो मिलने आए, तो उन्होंने आके उनको मुबारकबाद दी कि आप तो इतने मकबूल लीडर हैं कि हजारों लोग आपकी ट्रेन के साथ भागते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने मुबारकबाद दी। तो भुट्टो साहब ने उस स्टेटमेंट में कहा कि मैंने उस वक्त के कोर कमांडर से कहा कि आप याद करें कि 1977 के जून के महीने में मैंने जो कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीनियर फौजी ऑफिसर्स शामिल थे, मैंने उनसे कहा था कि अगर मुझे गैर आईनी या गैर कानूनी तरीके से हटाया गया तो खैबर से कराची तक लोग मेरी वापसी का मुतालबा करेंगे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने किताब लिखी इफ आई एम असैसिनेटेड, वो जेल के अंदर उन्होंने लिखी थी। उसमें ये जुमला लिखा हुआ है कि मैं कब्र से भी इस मुल्क पे हुकूमत करूंगा, क्योंकि उनको इत्मीनान था
कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो काम किए जिनको पाकिस्तान के लोग फरामोश नहीं कर सकते। ठीक है, अब मिसाल के सवाल ये तौर जावेद साहब, क्या आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की, उन भुट्टो साहब की लेगेसी आज लेके चल रही है क्या, या ये डिफरेंट पीपल्स मेरा पार्टी ख्याल है? है कि वो लेगेसी नहीं है। भुट्टो साहब जो थे उनका बहुत बड़ा विजन था, और वो पाकिस्तान को, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि एक जबरदस्त कुव्वत बनाना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, ठीक और है, अगर पाकिस्तान की यानी सिक्योरिटी कि आज को, की पीपल्स पार्टी आपके नजरिए के, आपके सोच के तहत वो नहीं है जो कि भुट्टो साहब की लेगेसी होनी चाहिए थी, या उनकी सोच के उसके तहत अंदर, होनी। जी ठीक है, हाँ, पॉइंट टेकन। उसमें उसमें इस पार्टी की ने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं ठीक है, जो भुट्टो साहब नहीं करना चाहते थे। और अगर भुट्टो साहब कॉम्प्रोमाइज करते तो जैसा कि, उनको फांसी भी ना होती। जैसा कि, देखिए, मिसाल के तौर पे उनको ऑफर्स की गई कि आप हमारे साथ तावन करें, कॉम्प्रोमाइज करें, तो हम आपको सजाए मौत जो है उम्र कैद में तब्दील कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, बहुत सारी ऑफर्स होती रही। और जावेद साहब लेकिन थोड़ा सा उन्होंने, ये भी करेक्ट कर दीजिएगा, जो पीएनए का जिसने जिक्र किया है बिलावल साहब ने, उसका भी मैं जाऊंगा जुल्फिकार साहब की जानिब। उन्होंने जिक्र किया कि ये पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। तो ये पीएनए 1 जो थी, ये वही थी ना जिसमें उनके साथ भुट्टो साहब का एग्रीमेंट होने जा रहा था, रात को मीटिंग हुई, लेकिन अचानक से फिर अगले दिन कुछ और खबरें जी सामने हाँ, आ गई थी। ये 4 जुलाई की रात को जो था, तकरीबन हफीज पीरजादा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि वो ड्राफ्ट जो है तैयार करो, उस पर हम साइन करते हैं फ्रेश इलेक्शन के लिए, 77 के मुतनाज़ा इलेक्शन की बजाय। जी हाँ, तो उसी रात को ये लगा दिया गया मार्शल लॉ, ठीक है, और इसकी प्रोफेसर गफूर साहब ने इसकी तस्दीक की कि हम एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए थे, और उस वक्त मार्शल लॉ लगा दिया। पॉइंट टेकन। जुल्फिकार साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा है कि सियासी क़यादत लड़ाई गाली और धरने के बजाय मफाहमत पर आएँ और यकीन रखें इस पे, और हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। उनको पेशकश कर दी है मफाहमत की। तो आप नहीं समझते कि जो अपोजिशन जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं या तकारीर कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, वो अपने तई ठीक हैं? उनकी पोजीशन अगर देखी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला, उसके बाद उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली, और देखिए, धांधली के इल्ज़ाम भी। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच, अपनी फिलॉसफी होती है। बिलावल साहब तो एक बड़े वज़ादार जो है उन्होंने बात की है मुफाहमत की। हमारी पार्टी को, हमारी लीडरशिप को भी ये धांधली की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उससे हट के आगे चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो मिसाइल, जो चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता कि हम धरने दें, हम जलसे जुलूस करें। जलसे जुलूस तो पीपल्स पार्टी समझती है कि हर सियासी जमात का बुनियादी हक है, और इसके अंदर हर एक को राइट होना चाहिए कि करें। हमें इस धरने देने से या जलसे जुलूसों से प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो मामला है कि हम जो मामला सड़कों पे जाके आवाज उठा के, टाइम जाया करके, मुल्क को प्रॉब्लम दे के, अवाम के मसाइल को बढ़ा के फिर जाके तय करना है, आप पहले ही टेबल पे बैठ के कर लें। तो मुफाहमत की बात यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के चीजों को, इश्यूज को तय कर लेना चाहिए। आज तो क्या 2018 पीपल्स में अगर पार्टी, तहरीक तो यहाँ पे इंसाफ, फिर सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन जमातों के साथ अकेले में बैठने के लिए तैयार होगी अगर वो जमातें नून लीग के साथ मफाहमत के लिए तैयार नहीं है हरगिज़? तो देखिए, अगर पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठ भी जाए और बातचीत कर ले, एट द एंड ऑफ द डे पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की को अपनी माजी की गलतियों से सीखना पड़ेगा, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, ताकि वो बिलावल साहब की इस बात को समझे। अगर वो सियासी जमात, वही सियासी पार्टी, उसी पार्टी के कायदीन ये समझें कि जलसे जुलूस, शोर शराबा, ब्लैकमेलिंग करके ठीक है। वो अपने अच्छा टारगेट को अचीव कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं जुल्फिकार है। साहब जी, ठीक है, इससे ब्रेक का वक्त हो मसाइल चाहता है, लेकिन बढ़ेंगे और पाकिस्तान की परसेप्शन खराब ठीक होगी। है, ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन क्विकली मैं आपसे रिस्पांस लेना चाहूँगा इस हवाले से कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एहतजाज करती हैं उसमें उनका मेन मौक़िफ़ ये सामने आता है कि धांधली हुई है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक़ में है कि धांधली के इल्ज़ाम के तहत कुछ हल्के खोल दिए जाएँ और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए?
पार्टी ये समझती है कि जब आप टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे तो बहुत सारी मामलात बातों का हल भी निकल आएगा, ठीक और है। इस तरह के बहुत सारी चीजों के ऊपर जो लोगों के दूसरी पार्टियों के तहफुजात हैं उसको बारे में सुन के एक मुशावरत की जा सकती है, जिससे कोई ना कोई हल निकल सकता जी है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ इस इलेक्शन के फिर धांधली के हवाले से नहीं होगी, फिर 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी 13, तो 2008, फिर 8 की बात भी आएगी। 2002, जी 97, हाँ। 2002, 1997, 93, तमाम फिर इलेक्शंस की बात होगी, तो फिर बात दूर तक जाएगी। तो बात तो तो फिर लिहाजा 71 तक भी बात जा कहने की सकती है, है। बात तो फिर 71 तक भी हाँ? जा सकती है। 70 और तो 71। चली जाए जी ठीक बात है। बात चली जाए एक दफा, जो इस मुल्क में से मामला निकाल लें। तो असल बात यह है कि यहाँ पे मसले को मसाइल को जो है वो कम करके मसले का हल निकालना पॉइंट टेकन। जी देखना है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने भी। जी वेलकम कहते हैं उस्मा साहिबा आपको प्रोग्राम में। जी थैंक यू। अच्छा, पहले कोई डिस्कशन हो रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, अब नून लीग का तस्करा कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा है कि सियासी क़यादत लड़ाई गाली और धरने के बजाय मफाहमत पर आएँ। यानी कि उनका इशारा था PTI, सुन्नी इत्तेहाद और बाकी 4 जमातें जो कि इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर से सियासी मैदान में एक स्टेप अहेड चली गई है? जो बयान या मौक़िफ़ होना चाहिए था हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, आपके पास हुकूमत है, वज़ीर आज़म आपके हैं, वज़रा आपके हैं, तो वो बयान दे दिया बिलावल साहब ने, जिनके पास सिर्फ आईनी होते हैं। देखें, आपको पता ही है कि 16 महीने जो थी हुकूमत शहबाज शरीफ ने बड़े आसान तरीके से चलाई थी, उसमें ये सारे जितने भी लोग थे ये शामिल थे। तो हम लोगों ने तो शुरू से इनको इनवाइट किया है कि भी आप आए, बैठें, एक सियासी तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी जो पसे पुश डाल के सियासत, तो लोगों के मफाद में बैठ के हम काम करें। आपको पता है कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा इलेक्ट हुई थी पंजाब में, वो सबसे पहले उनके अपोजिशन लीडर के पास चल के खुद गई और उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ अपनी पार्टी की CM नहीं हूँ, मैं पूरे पंजाब की आप सबकी CM हूँ और मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। तो उन्होंने तो पहले दिन से ही ये पैगाम दिया था कि हम को चाहिए कि अब इलेक्शन खत्म हो गया है, हम सब इकट्ठे मिलके तो पब्लिक के जो इंटरेस्ट में जो बातें हैं उसमें हम मिल के आगे चलें ताकि सूबे की बेहतरी के लिए हम काम कर सकें। तो ये पैगाम हमने तो पहले दिन ही दे दिया था। अगर अभी दिया है बिलावल साहब ने तो अच्छी बात है, वो जरूर दें, लेकिन हमारा तो ये पैगाम, और आपको पता है पंजाब असेंबली तो बहुत एक अच्छे तरीके से चल रही है, ऑपोजिशन भी बीच में शामिल है। हमारा कल दोबारा एक इजलास है, पहले भी हमारे इजलास ठीक होते है हैं जी। और अगर ऐसे में अगर वो अपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल करने में कामयाब हो जाती है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कायल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो क्या इसमें नून लीग को कोई सियासी तौर पे मसला तो नहीं होगा? नहीं, देखिए हमें क्या मसला हो सकता है, ठीक है, हमें कोई मसला पॉइंट नहीं है। हम टेकन। तो पीपल्स पार्टी के साथ ही अलायंस में हैं, हम ठीक है। यूपी के साथ अलायंस में हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। जी ठीक है। पाकिस्तान की अब इकोनॉमी के इतने बड़े बड़े हमें मसले दरपेश हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हम बैठ के रिजॉल्व करें। ठीक है। अब उस्मा साहिबा, ये मेरे हाथ में अखबार है, ये नाजरीन भी देख रहे होंगे, आप भी देख सकती हैं, हम स्क्रीन पे भी चलाएंगे। ये मुख्तलिफ अखबारों के फ्रंट पेज पे आपको बहुत बड़ा इश्तिहार है, इसमें मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर भी है और बड़े मियाँ साहब भी, नवाज शरीफ IT सिटी का। ये कब सिलसिला ख़त्म होगा? करोड़ों रुपया जो कि अवाम के टैक्स का है, इश्तिहारों के बजाय इस प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं लगाते आप? ये इसकी ज़रूरत क्या है? देखिए, ये इस तरह छोटी छोटी बातों को आप इशू ना बनाया करें। आप ये देखें कि वो IT सिटीज जो बन इसको आप रही हैं, छोटी बात कह रही उससे हैं। पाकिस्तान को कितना फायदा होना ये है। चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, आप नहीं समझती ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? दुनिया भर में कहीं नहीं होता, किसी मुहज़्ज़म मुल्क में ऐसा देखें, नहीं होता। ये ऐसे आप इस बात को इशू ना बनाया करें। आपको पता है जो अखबार जो है वो तो बेचारे चलते ही एडवर्टीजमेंट के साथ हैं, उनकी भी तो रोजी रोटी चलानी होती है कि नहीं आपने सारा। उनको आप कहें ना वो बिजनेस करें अपना। हाँ, बिजनेस भी यही तो तो बिजनेस है। आप और अखबारों को कौन जो सा करोड़ों business रुपया है, ये देते हैं बता वो दें। गरीबों को दें जिनको जिनको रोटी नहीं मिलती। गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं, दिन रात गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं। अच्छा। अब IT सिटी जब बनेगी तो जो स्टार्टअप्स होंगे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो यूथ है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
कि वो अपना घर बैठे डॉलर्स कमाएं बैठ के, तो जी किसके ठीक लिए है, बना रहे हैं? मैं उन्हीं के लिए तो बना रहे हैं। मैं वापस आपकी जा नहीं पाऊंगा। जावेद साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है इसको आप अप्रिशिएट करते हैं, और क्या आप अपोजिशन की जमातों को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहिए, या फिर वो पार्लियामेंट में आएँ लेकिन उसके साथ साथ अपना एहतजाज जारी रखें, और जो उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, फॉर्म 47, फॉर्म 46, 45 वाले मामलात वो क्लियर हो जाएं। और दूसरा, इस हवाले से ये जो मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, ये जो अखबारी इश्तिहारात करोड़ों अरबों रुपए के दिए जाते हैं ख़त्म हो, अवामी टैक्स का पैसा किसी और काम पे लगे, उनकी फलाह बहबूद के जी लिए। जी, जो बिलावल साहब का बयान है, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा बयान है, मुस्बत है। पाकिस्तान को इस वक्त जिस मफाहमत की ज़रूरत है और सब मिलकर चलने की, सबको मिलकर चलने की जो ज़रूरत है, और पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से बिगड़ी हुई है और टैक्स का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और कर्जों का एक अंबार है, एक कोहे हिमालय है जो हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस सूरत हाल में मिलकर ही काम करना जो है वो मुल्क के मफाद में है। तो अगर वो ये कहते हैं कि बैठ के बात करते हैं और आपके ग्रीवेंसेस जो है उनको हम रिजॉल्व करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने पहली जो अपनी तकरीर की थी कौमी असम्बली में, उन्होंने यही कहा था कि हम मिसाके जमहूरियत या मफाहमत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है, अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते और पीटीआई को और या ये जो सुन्नी इत्तेहाद जो भी है इनको बुलाते और कहते कि जी बैठे किस तरह हम इसको रिजॉल्व कर सकते यानी कि हैं, आपका कहने का तो मतलब ये कि बजाय सिर्फ सियासी बयानात की हद तक थी ये बयान या ये सोच। ये है। लेकिन पॉइंट प्रैक्टिकली टेकन। इसकी जरूरत है कि पाकिस्तान में एक इत्तेफाक राय हो, और पाकिस्तान का जो पॉली क्राइसिस जिसे कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बहुत से बहरान हैं, उनके खात्मे के लिए मिलजुल कर ही एफर्ट करनी चाहिए। और ये सियासतदान अक्सर कहते रहते हैं कि जी किसी एक पार्टी का मुल्क चलाना मुमकिन नहीं है, तो जी हाँ, इसके लिए फिर आए बैठ के बात करें और एक इत्तेफाक राय से कोई लाया अमल जो है वो तय करें। जहां तक इश्तारों का ताल्लुक है, वो एक मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी रवायत रही है कि वो अपने जो भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करती है उनकी बड़ी वसी पैमाने पर पब्लिसिटी करती है, बोथ इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये उनका पुराना तरीका है। और ये जो आईटी का है वो ठीक है अखबारों के लिए, तो उसमें बड़ा अच्छा है कि उनकी कमाई का जरिया, उनका रेवेन्यू जो इससे बढ़ता है और बढ़ेगा, और अखबार वैसे भी आजकल क्राइसिस में है। तो लेकिन ये है कि ये इतने मैसिव स्केल के ऊपर जो है अगर ये फंड्स पब्लिसिटी पर लगाए जाते हैं तो उसके ऊपर सवालात उठते हैं। और जिस तरह आपने सवाल उठाया है कि यही पैसा लोगों की फलाह पे लगाना चाहिए, तो ये एक जायज़ बात है। जी ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, जरदारी साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान गरीब मुल्क है नहीं असल में हकीकत में, और इस्लामाबाद में बैठे जो बाबू हैं ना, उनकी सोच ने मुल्क को गरीब कर दिया है। तो पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि वफाक में आपकी हुकूमत रही है इससे पहले, और जो इस्लामाबाद के बाबू हैं 18वीं तरमीम के बाद उनका सूबे में किस हद तक रोल रह जाता है। और फिर तीसरा इस सवाल का हिस्सा ये, सिंध में तो बाबू आपके कंट्रोल में होने चाहिए ना, सिंध के बाबुओं से आप लोगों ने कितना पॉजिटिव काम ले लिया है? देखिए, जरदारी साहब का ये जो बयान है इसकी पॉजिटिव साइड लेनी चाहिए। और उन्होंने जो बात कही, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर अमीर मुल्क है। असल बात यह है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान जो है तरक्की की जाने बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो है। यहाँ पे जो उन्होंने बाबुओं का जिक्र किया वो अक्रॉस द बोर्ड सबकी बात नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेट्स की बात की चंद ना, उन लोगों, जी जी, उन ब्यूरोक्रेट्स। बाबुओं का जिक्र किया। जी मेरी बात सुन लेना। उन ब्यूरोक्रेट्स का या उन बाबुओं का जिक्र किया जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जो चीजों को आगे लेके चलने नहीं देते। यहाँ पे हुकूमतें किसी की भी पार्टी की हो, आप देखें ईरान गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा हुआ था तो वो 2013 में हुआ, आज 2024 आ गया है। और अगर आप ये इसको अगले सितंबर तक नहीं करते, यू विल हैव टू, दिस कंट्री विल एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल हैव टू पे 18 बिलियन। लेकिन ये उसमें मसला ये है ब्यूरोक्रेट्स ना ने क्यों कि रोका? अगर ईरान की आप बात मसला मानते मैं हैं आपको बताता हूं तो ना, मैं अमेरिका आपको नाराज हो जाता है, मसला अमेरिका बताता कहता हूं। है पाबंदियां लगाएंगे।
देखिए, आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है, आपने अमेरिका की खुशनुदी हासिल करनी है या आपने अपने मुल्क के लिए अपने आप को सॉवरन कंट्री के ठीक तौर है। पे खड़ा करना है। अगर आप अमेरिका की मर्जी है तो अमेरिका को कहें पे कर दे फिर ईरान को $18 बिलियन, फिर आप छोड़ दें ईरान गैस पाइपलाइन। ईरान गैस पाइपलाइन आपके लिए इतनी जरूरी है कि इससे आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री को सस्ती गैस तो जाएगी, आप ये कह रहे आपकी हैं कि बिजली हमारी सस्ती सियासी बनेगी। क़यादत के मैं होते ये हुए कह रहा हूं कि हमारी मैं ये कह रहा ब्यूरोक्रेसी हूं जो कि है वो ऐसे मामलात पे उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि गैस पाइपलाइन जो है ब्यूरोक्रेसी की वजह से रुकी रही। ये तो मैंने आपको एक मिसाल बताई, टापी गैस पाइपलाइन। जरदारी साहब तो मुआहदा करके गए, 10 साल तक टापी गैस पाइपलाइन को किसने रोका? मैं खुद मिला हूं बड़े इंपॉर्टेंट तुर्कमानिस्तान के डेलीगेट से। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, अफगानिस्तान ने कर दी, पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस चीज को आगे तो लेके चले। तो आप अब हमारा वजीर आजम इतना हुकूमतें आप समझते हैं कि हमारा हुकूमतें वजीर आजम इतना बेचारा जो है वो ना अहल होता है, वो इनएलिजिबल होता है, या फिर उसकी बैसाखियों पे होता है कि उसकी इतनी इस्तात नहीं होती वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके? देखिए, असल बात ये होती है कि जो शख्स आता है और जब तक वो मामलात को समझता है, चीजों को लेके, यहाँ पे आपको ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत सारे काबिल लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जिसको कहा जाता है, जो बगैर वजह के चीजों को डिले करते हैं। ठीक है। आपने अगर चीजों को तेज रफ्तार से चलाना है, जो लोग ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक और जो ठीक। 17 से लेके 22 तक जब वो अपने नौकरी स्टार्ट करते हैं, पॉइंट आप टेकन। उनके उस टाइम के असासे उस वक्त की उनकी तनख्वाह और आज जब वो नौकरी से जा रहे होते हैं, आप सिर्फ उनको एक जो है उनकी वेल्थ स्टेटमेंट ठीक है, और तो टैक्स जुल्फिकार साहब डिक्लेरेशन, आपके सदर, इसको चेक करवा लें, इसको चेक करवा ठीक है, लें। तो आप आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क के अंदर तो असल कल्प्रेट ठीक कौन है, है। तो जरदारी साहब को शहबाज शरीफ से बात करनी चाहिए ना, प्रेशर डालना चाहिए। क्या आप इनका हिसाब किताब करें? देखिए सदर हैं इस वक्त। देखिए बात यह है कि जरदारी साहब ने उनसे क्या सदर कह हैं। के किसी का हिसाब किताब कराना है। जी हाँ। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं और उन इदारों को की जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ सर अगर अकाउंटेबिलिटी इदारे हर इस काबिल इदारे के होते, अंदर आज नहीं आएगी। हमारी अदलिया का आप हाल देख लें, कितने लाख केसेस पेंडिंग हैं, पुलिस का हाल देख लें, क्या मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर पटवार खाने के मामलात देख लें, इदारे तो उस तरह से फाल है ही नहीं ना। लेकिन वक्त बहुत कम रह गया। मैं आपको उस जी आपको भट्टी साहब, आपको एक बात बताऊं कि अदलिया के अंदर प्रॉब्लम पता है क्यों आती है, क्यों केसेस जाते हैं? जी हाँ। जब आपका सरकारी अफसर और आपके पुलिस के अफसरान लोगों को सस्ता मियारी इंसाफ देने से इनकार करते हैं तो कोर्टों में मामला जाते हैं। यही मैं अर्ज कर रहा अगर हूँ कि इदारे हमारे इस काबिल नहीं है। पुलिस पॉइंट जी तो जी पॉइंट टेकन। तो सर वक्त बहुत कम आपने रह गया। आपने मैं असल जी असल बात तो है कि आपने वो बात ही कर दी जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जो इदारों में लोग इदारे बैठते हैं, जब इदारों के लोग काबिल ना हो तो जो बाबू बैठे हुए हैं, वही बात आपने कह दी जी ठीक है, लेकिन मसला जो तो ये ना, जरदारी जो साहब कह रहे हैं। जो हुकूमतें वक्त होती है, जो हाकिम वक्त होते हैं, उन्हीं का काम है ना इनको बेहतर करना। अच्छा उस्मा साहिबा, बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है कि पंजाब में रोटी सस्ती करने का ऐलान कर दिया गया, 16 रुपए की रोटी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। लेकिन जो नान भाई हैं वो तो कहते हैं ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि वाकई में सस्ती रोटी मिलेगी अवाम को पंजाब में? देखें, बात सारी ये है कि आटा भी तो 500 रुपए सस्ता हुआ है ना। तो अगर वो सस्ता हो सकता है तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है, फिर रोटी क्यों नहीं सस्ती हो रही है? तो आटा जब आपका जो रॉ मटेरियल है जिससे आप रोटी बना रहे हैं वो सस्ता किया गया है तो उसका बेनिफिट अवाम को भी तो पहुंचे ना आगे। अब ठीक है। ये नान भाई वगैरह जो है, ये हमारे एक वतीरा बन गया मुल्क में कि कोई भी हुकूमत जब कोई अच्छा कदम उठाती है तो जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो सड़कों पे निकल आते हैं, वो ठीक है, protest पॉइंट करना टेकन, आपका चाहते हैं, जवाब आ गया। क्योंकि क्विकली वो लास्ट सवाल। उनकी मुनाफाखोरी और उनकी दुकानें जो हैं वो उन्होंने अपनी चमकानी होती ठीक हैं। है उस्मा उनको साहिबा, पॉइंट टेकन। अवाम का भी तो ख्याल होना चाहिए ना मैं उनको। अगले सवाल पे आता हूँ, वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा इस पे आपकी क्या राय है कि जो काबीना है हमारी वफाकी काबीना, उसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ हैं, अवैस लगारी हैं, रियाज पीरजादा साहब हैं, राना तनवीर हैं, बाकी सब टेक्नोक्रेट्स हैं। यानी कि वज़ीर आज़म के भाई जो हैं
उनके समधी, फिर एक मामू और एक भांजी हैं, फिर 2 सगे कज़न हैं, 2 हमजुल्फ हैं, सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। ये इस काबीना से आप क्या मुतमईन हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी सवाबदीद है वो जिसको भी अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहें। तो इसलिए आपका आइन और कानून कोई है उसमें कोई ऐसी कतगन नहीं है कि वो जी उन्होंने इसको क्यों लिया और उसको क्यों लिया। लेकिन जो ये डायरेक्टली उनकी मर्जी है। मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने होते हैं, अपनी क्या उनका देखें, ज़्यादा राइट उन्होंने अपनी नहीं है? टीम उनके पीछे अवाम की सपोर्ट होती है। भैया उनके उनकी टीम है, उनकी टीमें हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी टीम बना सकते हैं। ठीक है इसमें हम कुछ उनको नहीं कह सकते। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा और जुल्फ़िकार अली बदर साहब और जावेद सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान इसराइल के मामले को डिस्कस करें। वेलकम बैक जी। सियासी मामलात पर डिस्कशन होगी। जिस तरीके से अपेरेंटली हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, और अगर इस्तेहकाम होता तो फिर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उस तरह से उन 6 पार्टीज़ को डिस्कस ना करती जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ किया गया। और जो इंटरनेशनल मामलात हैं, जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया, इसराइल पे 300 रॉकेट हमले किए, उसमें ड्रोन अटैक्स भी शामिल थे। इसका बैकग्राउंड क्या है? ईरान ने चूँकि दमिश्क में जब ईरानी काउंसिल खाने पे इसराइल ने अटैक किया और जब ईरानी नेशनल्स वहाँ पे मारे गए तो उसके जवाब में ईरान ने ये हमला किया। और ये कॉमन परसेप्शन भी शायद पाई जा रही है कि कुछ अफराद ये समझ रहे हैं, कुछ लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तानी पब्लिक, कि शायद इसराइल ने जो जुल्म और जबर की ना रुकने वाली दास्तान का आगाज़ किया है और जुल्म और जबर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा फ़लस्तीनियों पे, उसकी वजह से ये हमला किया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन केस इसराइल रिटेलिएट मज़ीद करता है, इन रॉकेट हमलों का जवाब देता है, तो फिर क्या मज़ीद इस खत्ते को और क्या पूरी दुनिया को ये जंग जो है अपनी लपेट में ले सकती है इसकी आग? और अगर रिटेलिएट नहीं भी करता तो इवन देन फिर भी कितने ख़तरे के बादल यहाँ पे छाए रहेंगे। रूस ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका इस पर टपकता है बीच में और अगर वो ईरान पे हमला करता है इसराइल का साथ दे के, तो फिर ये हम समझेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग है और हम भी ईरान को बचाने की कोशिश करेंगे। जबकि अमेरिका की जानिब से पॉजिटिव साइन ये आया कि अपैरेंटली वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने ये बयान दे दिया कि हम फ़ौजी तरीके से इसराइल की सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि फ़ौजी अगर हमला करता है इसराइल ईरान पे तो हम उसका साथ हरगिज़ नहीं देंगे। इसके साथ साथ एक और मामला भी है, भारत की जो हेजमनी है वो उसको कायम करने की इस पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में उसकी जो हवस है वो बढ़ती जा रही है। अब ये बरतानवी अखबार गार्डियन है, उसने 5 अप्रैल में जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद की टारगेट किलिंग की है। सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, ऐसा कनाडा में भी हो चुका है और दुनिया भर में भारत अपने जो अज़ाइम है उसका इजहार करता जा रहा है। पेन मामला की बात करने के लिए, इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। वेलकम सर। हारिस साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ईरान ने जो अटैक किया है, जो रिटेलिएट किया, जवाब दिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जस्टिफाई कर रहा है ईरान या कर सकता है अपने इस अटैक को, इस जवाब को, और इसके बाद क्या इसराइल अब चुप बैठेगा? देखें, इसमें बड़ी बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई इजराइल वेंट फॉर ईरानियन कॉन्सुलेट इन दमिश्क। बात यह है कि देखें, ये जिस तरीके से गजा में गया, जो जुल्म बर्बरियत की, जो नहते लोगों को, पैलेस्टीन को शहीद किया, बच्चों, बूढ़ों को, औरतों, और अभी तक 34,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और मेरे ख्याल में 14-15,000 तो मलबे में दबे हुए हैं जो एस्टिमेटेड हैं। इस पे ही वॉज लूजिंग ग्राउंड, ही हैज़ फेल्ड टू क्रिएट इफेक्ट। ना हमास को ये ख़त्म कर सके, ना पैलेस्टीन के हौसलों को भी पस्त कर सके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा यूरोपियन यूनियन, यूरोप में भी लोगों ने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, कमेंट ने बोलना शुरू कर दिया, सलामती कौंसिल ने करारदाद पेश कर दी जिसमें सीज फायर की बात कर दी गई। इवन देन ही वाज नॉट एग्री, सो ही हैड टू डाइवर्ट द टेंशन, और उसके लिए ही वेंट टू कॉन्सुलेट जो है ईरान में जाके मारे, जो कि एक किसी एम्बेसी में कॉन्सुलेट पे हमला करना मीन आपने उस मुल्क पे हमला किया। यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड में ये है, इंस्टिगेट किया, इश्तिहाल दिलाया, एंड देन फाइनली ईरान ने कहा जी कि वी विल रिस्पॉन्ड एट द टाइम ऑफ आवर प्लेस एंड चूज टाइम। उन्होंने अभी भी स्विस एम्बेसी के थ्रू अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि वी आर गोइंग, बट वी आर गोइंग फॉर मिलिट्री टारगेट्स, और वो भी ज़्यादा वो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर हैं।
फिर उन्होंने जो 300 फायर किए क्रूज और ये दूसरे मिसाइल जो ड्रोन थे, दे वर नॉट हाइपरसोनिक। ईरान हैज़ हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड 5 से 10 मील फी सेकंड है। 1 सेकंड में 5 से 10 माइल जाते हैं। दे इनके डिफेंस सारा फेल हो सकता है। दे डिडंट गो फॉर दैट। पर्पज ये था टू कन्वे अ मैसेज दैट दे कैन गो, और उन्होंने अपनी जो मेन वेपन सिस्टम थे वो उन्हें एक्सपोज भी नहीं किया कि उसका ये माइट फाइंड अ सोल्यूशन लेटर ऑन। इसलिए ईरान ने ये अपना काम करके साथ उन्होंने कह दी कि वी हैव डन, वी वांट नो मोर फर्दर एस्केलेशन। तो आप समझते हैं कि ये डेटरेंस कायम करने के लिए ईरान ने किया, बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि ये ना हो कि आप अगला कदम बढ़ा लें? नहीं, डेफिनेटली आपने उनकी पब्लिक देखी कैसे उसको सपोर्ट किया जी है। हाँ, ये होती है कौम, और ये होती है कौम की लीडरशिप, ठीक जिससे है। हम सब सबक लेना चाहिए। अब इसके बाद देखें, इसराइल कैन नॉट अफोर्ड, ना अमेरिकन ने कह दिया फिजिकली हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो इतना ट्रीट नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट के ममालिक ने भी कहा जी कि दे डोंट वांट एनी फर्दर एस्केलेशन। इवन ईरान ने भी कह दी वी डोंट फर्दर एस्केलेशन। ईरान ने इसको जॉर्डन को भी वार्न कर दिया, बल्कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है। सो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये बात रुकेगी और अल्टीमेटली अब यहाँ पर काफ़ी हालात नॉर्मलाइज होंगे। देयर इज़ नो डेंजर, बट अगर ये इसराइल जाता है दोबारा ईरान के ऊपर, तो फिर वो रिटेलिएट मोर स्वेली करेंगे, एंड दैट इज़ अ डेंजरस प्रोपोजिशन, क्योंकि इससे मिडल ईस्ट के हालात बहुत ख़राब होंगे, इसके फॉलोअर्स हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा होंगे, एंड देन अल्टीमेटली इट कैन हैव द वर्ल्ड इफेक्ट। इस लिहाज से मेरे ख्याल में अमेरिकन ने भी अब काफ़ी उन्होंने पुश किया उसको, रशिया की सपोर्ट भी आ गई है इस साइड दूसरी साइड के ऊपर। इसलिए मुझे भी लगता है कि ऐसा डाउन जो टेपर डाउन होता जाएगा। बट अब ये यूनाइटेड नेशन में जो गए हैं, दे हैव नो फेस। आपने सलामती कौंसिल की करारदाद को नहीं माना, आप गए जंगबंदी करने नहीं गए, गए इसलिए हैं कि ये पासदार ईरान को, इनकलाब को ये दहशतगर्द डिक्लेयर करें, ये इसलिए गए हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चाइना है, रशिया है, दो पावर बैठी हुई जो इनको नहीं होने देंगे। इसलिए मुलतवी भी इजलास हो गया। पोप ने भी कह दिया है कि जी कि टू स्टेट थ्योरी जो है इट मस्ट इम्प्लीमेंट, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, यही अल्टीमेटली होना है। द अर्ली द बेटर इज। और पाकिस्तान की सपोर्ट पैलेस्टीन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आज हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, टुमारो वी विल ठीक है, लूज वॉज ऑन कश्मीर। फ़लस्तीन के मामले पे हम लेटर ऑन हम डिस्कशन करते हैं। आसिफ साहब, आप इस अटैक को कैसे देख रहे हैं और कितना ज़रूरी होता है किसी भी कौम के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी अना के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए, ऑनर के लिए, कि जब आपकी मिट्टी पे, ऑब्वियसली जब आपका जो काउंसिल खाना होता है या एम्बेसी होती है, वो उसको कंसिडर किया जाता है कि आपके मुल्क का वो हिस्सा है। तो उन्होंने टेक्निकली स्पीकिंग ईरान पे ही हमला किया था, जिसका जवाब मिल गया, और अब ईरान ने वाज़ेह मैसेज दे दिया कि ये उसके जवाब में हमने किया, मजीद किया तो ज़्यादा तरीके से हम बुरे तरीके से और भयानक तरीके से जवाब देंगे। अब आपको ये मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा? जी, जंग तो फ़लस्तीन की जो है 1948 से शुरू हुई और आज 76 साल गुजर गए हैं, और इस तमाम अरसे में किसी ने इस सिचुएशन को, इस ओल्डेस्ट डिस्प्यूट को न किसी ने हल करने की कोशिश की और ना ही कोई एक इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ कोई जो है ना किसी ने कदम बढ़ाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ। 7 अक्टूबर का वाक़या क्यों हुआ? उस वक़्त हुआ जबकि अब्राहम अकॉर्ड्स की बुनियाद के ऊपर वन स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई और सारे अरब वर्ल्ड ने एक किस्म को उसको पस पर्दा डाल दिया है, और इज़राइल ने अपने जो नक्शे में फ़लस्तीन को हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन के इशू को उन्होंने हमेशा के लिए एक किस्म का दफना दिया था। तो ये मजबूरी के तौर पे एक सुसाइडल एक्ट किया हमास ने, तो ताकि आसिफ वो साहब, इस चीज को आप ईरान और इजराइल का जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा। जो रॉकेट जी, मैं हमले वही किए, बात कर रहा हूँ जी, कि ये एक चीज एकदम तो नहीं हुई ना, चीज एक अच्छा कोई ठीक है, आप हादसा बैकग्राउंड में एकदम जा रहे नहीं हैं, जी होता। ठीक है। जी, ये चीज मैं ये आपको कर रहा हूँ कि वो ये 7 अक्टूबर से ही किस्सा शुरू हुआ ना। ठीक है, 7 अक्टूबर की वजह से ये 1 अप्रैल आई ना, जी हाँ, ऐसे एकदम तो नहीं आई ना। जी ठीक है, 7 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक क्या कुछ नहीं हुआ, जरा इसके ऊपर आप थोड़ी आप नजर डालें कि जी गाजा का उन्होंने क्या हाल किया और वेस्ट बैंक का किया, और वो क्यों किया, उनके अज़ाइम क्या है, और ये क्या ये चाहते हैं, और उसमें ईरान का क्या रोल है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस वक्त जो है ना सिचुएशन ऑन ग्राउंड
क्या है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उसने आफ्टर आइसोलेशन जब उसने देखा कि मुझे छोड़ दिया गया है, तो अपनी इसने एक पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता उसने बनानी शुरू की, जो कि आज उसको जो है ना बहुत फायदा हो रही है। डायरेक्ट हमला जो है ईरान के ऊपर पॉसिबल नहीं रहा, और ना ही ईरान को जरूरत है कि वो डायरेक्ट हमला करे। वो अपनी प्रॉक्सीज की मदद से ही अपने अहदाफ भी हासिल कर रहा है, और मिडल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। और उसने इजराइल जो उसका एक मेजर फो है, उसको उसने दोनों तरफ से जो है ना थ्रेटन कर दिया है। एक तरफ से हिजबुल्ला उसने डिप्लॉय किया हुआ है, दूसरी तरफ से हमास है, ये इसके अलाइज हैं। दोनों के पास जो है ना हर किस्म के हथियार उसने मुहैया कर दिए हैं। तीसरी उसने हौती फोर्स की है, उसके मिसाइल जो है ना वो भी वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इसने अपने हिजबुल्ला एलिमेंट जो है वो सीरिया में भी डिप्लॉय किया हुआ है और इराक में भी किया हुआ है। तो ये इसकी एक पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से इजराइल जो है वो अपने आप को और सेटल महसूस कर रहा है। अच्छा सर, ये अब आप बताइएगा कि एक आप क्या, तरफ देखें, जी ठीक है, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में क्या एस्केलेशन मजीद बढ़ सकती है या डी एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन अपेरेंटली इस रीजन में? नहीं देखें, अभी तक तो कोई असरात मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जैसे डी एस्केलेट हो, अच्छा। क्योंकि जो डी एस्केलेट जिसने करना है वो एक नंबर 1 अमेरिका है या दूसरा इजराइल है। तो अमेरिका के इस सबसे बयान को नंबर आप कैसे 1 देखते हैं? अमेरिका के इस बयान कंट्री को आप है कैसे, जो कि जी ठीक, आसिफ साहब, जी अमेरिका के, आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि हम फौज को सपोर्ट नहीं करेंगे इसराइल के फौजी हमले को, अगर इसराइल फौजी अटैक करता है तो देखिए, ये तो एक उसने मजबूरी के तहत ये बात की है अच्छा ना जी। ठीक है। अदरवाइज तो आपको पता है कि किस तरीके से इनकी इंटरलिंकेज और इंटरडिपेंडेंस है, मैं वापस जो आपकी जानिब आता वो हूँ। लंबी कहानी है। जी ठीक है, पॉइंट लेकिन टेकन। बात सारी यही है कि इस वक्त बाइडन जो है वो सख्त तरीन दुश्वार हालात में गुजर रहा है। उसने भी इलेक्शन करवाने हैं, इधर से नेतन्याहू ने भी इलेक्शन करवाने हैं। दोनों की मजबूरियां हैं, दोनों ठीक है। इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हेजेमनी को, ग्लोबल हेजेमनी को बनाना चाहता है, ये ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहता है। कमर्शियल इंटरेस्ट दोनों के हैं, और जो है ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपने अपने हैं। पॉइंट तो टेकन। मैं वो वापस इन आपकी जानिब आता बरकरार हूँ, है मैं जी। वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। हारिस साहब, क्या इस वक्त हम सर जंग से गुजर रहे हैं? कोल्ड वॉर चल रही है क्या? और बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखें जो सिचुएशन बन चुकी है, ये ममालिक लबनान, शाम, यमन, अफ़गानिस्तान, इन्होंने ईरान के इसराइली हमले की हिमायत कर दी है। साथ में ही रशिया ने भी कॉशन दे दिया क्लियरली। लेकिन एट द सेम टाइम भारत के ताल्लुकात अमेरिका से बहुत बेहतर हैं, बट साइमल्टेनियसली भारत और रशिया के टाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेशनली कुव्वतें जो हैं कोई नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं और हम लिटरली सर जंग से इस वक्त गुजर रहे हैं? और क्या वर्ल्ड वॉर की डिस्कशन हो रही है बार बार, क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर का खदशा है इस वक्त? देखें, ब्लॉक तो बन चुके हैं, इट इज़ अनडिक्लेयर्ड। सबको पता है क्या ब्लॉक बने हुए हैं, कौन किसी। रशिया ने भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर वर्ल्ड वॉर भी होती है तो देर ओनली 2 ग्रुप्स होंगे। उन्होंने बड़ा क्लियर बात कर दी है। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसे पॉसिबल है। इवन अमेरिकन विल नॉट लेट इजराइलीज गो अगेन एन अटैक ईरान, क्योंकि उनके इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के लिए उनको काफ़ी सपोर्ट चाहिए। जूस की भी सपोर्ट चाहिए। $10 बिलियन इस बार लाइकली है कि ये खर्च होगा इसके ऊपर इलेक्शन के। लास्ट टाइम $6 बिलियन थे। तो और ट्रम्प इज़ अ वेरी टफ नट जो उनको टफ कुकी, हैंडल जी हाँ। के अंदर। तो इसलिए ईरान इस वक्त बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो और उनके इलेक्शन को सफ़र करे, और जिस तरह से उसको बैकलैश होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बाकी इमिग्रेंट्स भी हैं, उनकी बात भी है। इवन आपने देखा अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह इनके खिलाफ जो है वो जुलूस निकल रहे हैं, इनके खिलाफ स्ट्राइक्स हो रही हैं, बात की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, तो ये मैसेकर कर रहे हैं इसके अंदर, गज़ा के अंदर। इसलिए आई डोंट फील, पर्सनली फील कि ये ऐसी अल्लाह न करे बात हो जिसमें कोई वर्ल्ड वॉर का डर नहीं होता, बिकॉज दे नो इट के अमेरिका इज यूजिंग इजराइल एज ए प्रॉक्सी, जो जिसको भी मिडल ईस्ट पे कंट्रोल करना होता है, इवन ईरान, हिजबुल्लाह, सब की तरफ उसको यूज़ कर लेता है। ईरान इसी तरह की 3-4 जनरल ब्रिगेड साहब ने बताया, वो बिल्कुल ठीक है कि वो उनको प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं। ईरान इज़ वेरी, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, हाइपरसोनिक जो उनके पास ये मिसाइल्स हैं, ये दे आर रियली लीथल। ये इनकी डिफेंस सिस्टम को तोड़ फोड़ के रख देंगे। दे आर वेरी फास्ट मूविंग। जो 2025
गुना ज़्यादा है इनकी, ये स्पीड से ज़्यादा, ये साउंड से ज़्यादा स्पीड है इनकी। इसलिए ये इस वक्त बिल्कुल जो है इसराइल वो नहीं चाहेगा, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। इसको पता है कि अगर ईरान से पंगा लिया तो उधर हिजबुल्ला, उधर हमास और इधर होतीस, ये भी साथ इसको करेंगे। इसलिए और जॉर्डन को भी इससे थ्रेट कर दिया था। जॉर्डन में फ़ौरन उनसे बात करके मेरे ख्याल में चीज़ें सेटल कर ली हैं। ठीक है। इशू ये कि ये इसराइल हैज़ ऑलमोस्ट लूजिंग वॉर इन गजा। जो भी वो जितना डिस्ट्रॉय कर लिया, बट ही इज़ नॉट अचीव्ड ऑब्जेक्टिव। हमास उसी तरह 132 उनके प्रेसिडेंट भी उनके पास हैं। फिर उसके बाद पैलेस्टीन का जो एक जोश है, जो एक बहुत टफ कौम है, वो उसी तरह रेजिलियंट है। इसलिए मेरे ख्याल में ये सिर्फ टेंशन डाइवर्ट करने के लिए थी। ठीक है। ना ऐसा ऐसे ये ग्रेजुएट ये डिस्प्लेस होगा और हालात ना बदल जाएंगे। ठीक है। आसिफ साहब, आप यूएन के रोल को कैसे देख रहे हैं? अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें इस पूरे रीजन का मेंशन किया है मिडल ईस्ट के हवाले से, और ख़ास तौर पे यूएन के बारे में ये कहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ अनएबल टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये वही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसने पहले मुतादिद इजलास बुलाए गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। अब इजराइल ने दरख्वास्त वहाँ पे दायर कर दी और दोबारा से इजलास हुआ, और उन्होंने बस एक दूसरे को, जैसे कोई ना चौधरी साहब जरगे में बैठ के कह देते हैं दोनों पार्टीज़ को कि यार आप भी थोड़ा सब्र करें और आप भी सब्र करें। तो क्या यूएन का मकसद यही था अल्टीमेटली, कायम करने का? देखिए, यूएन का हाल वही होगा जो लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। यानी लीग कि ऑफ डिसमेंटल हो नेशंस जाएगा ये फेल तो। हुई क्योंकि उसने पीस मेंटेन नहीं कर सके, तो उन्होंने एक बेहतर फॉर्म बनाया यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन आज जब वो देखें कि जो यूएन और यूएनएससी जो है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं, जो अमेरिका का बनाया हुआ इंटरनेशनल ऑर्डर है वो नाकारा हो चुका हुआ है, जितने इनके जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉज वगैरह हैं वो सब फेल हो चुके हैं गाजा में, क्योंकि इसराइल ने उन तमाम अहकामात जो है और जो लॉज हैं और जो रूल्स और रेगुलेशंस और कन्वेंशंस हैं उनको उसने मिट्टी के तले ये रोन किया है। वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि यूएनएससी की रेजोल्यूशन भी ये पास हो चुकी हुई है, लेकिन वो जंग को आज ठीक है तक वो सर, बंद पॉइंट टेकन नहीं है कर सबने, सकी, वक्त ना बहुत कम रह उसको गया। पाबंद कर मैं दो चार और टॉपिक्स चाहता हूँ कि हम कवर कर लें। हारिस साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है यूनाइटेड नेशंस के रोल के हवाले से? क्या सिर्फ से डेवलपमेंट सेक्टर में फंडिंग के लिए रह गया ये इदारा, या इसका एक मकसद ये भी था कि इसने अमन कायम करना है दुनिया भर में? Totally redundant, totally controlled by 2-3 world powers, and that I would say America and Europe। बल्कि रशिया उनको भी ये ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। और कोई तस्फे इन्होंने किया है, रेजोल्यूशन पास किया, क्या इसराइल ने माना? कोई उसका कोई फ़ायदा हुआ? इससे पहले कितनी दफ़ा बात हुई है? और जहाँ आर्म ट्विस्टिंग करनी है ये उनके लिए, अगर हमारे से मुल्कों के लिए आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, अपने मर्जी की सैंक्शन ईरान पे लगा देते हैं, दैट इज़ द पर्पस लेफ्ट। अदरवाइज लीग ऑफ नेशन फेल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इसको बनाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। सिंपल टोटल मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर एक दफ़ा ओआईसी और इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हो जाएं 57, 56 एंड दे जस्ट से कि वी वांट टू क्विट यूनाइटेड नेशंस, यू सी जो व्हाट कि अपेरेंटली पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा। डू यू एग्री और नॉट? फिर इनको समझ आ जाएगी और काफ़ी हद तक मुस्लिम कंट्रीज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।